वन की एनसीईआरटी में पहला पार्ट कवर कर लिया था। उसी चैप्टर 1 का ये दूसरा पार्ट है और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जाएगा। उसका रीजन है क्योंकि आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे सॉइल को, मृदा को और उसकी विशेषताओं के आधार पर उसका वर्गीकरण। अगर हम बात करें तो संसाधन की हम जो बात कर रहे थे, हमने जो अपने पहले लेक्चर में संसाधनों के बारे में बताया था कि संसाधनों का किस तरीके से क्षरण हो रहा है या संसाधन किस तरीके से खत्म हो रहे हैं। आज हम देखेंगे संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है और आज हम देखेंगे सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं और उसी बेसिस पर फिर हम आज बात करेंगे संसाधनों में मृदा संसाधन पर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 में अध्याय पहला और पार्ट 2, अध्याय पहला पार्ट 2। ये एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के नजर से, पीटी के नजर से तो हमेशा ही रहेगा ही। अगर हम बात करें तो इसे हम कंटेम्पररी इंडिया पार्ट 2 के नाम से या समकालीन भारत भाग 2 के नाम से जानते हैं, क्योंकि समकालीन भारत भाग 1 क्लास 9 के एनसीईआरटी में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर हम बात करें तो स्पेशल क्लासेस के बारे में अब आप लोगों को शायद परिचय हो चुका होगा। हमने गुरुवार को स्पेशल क्लास रखी है, थर्सडे को हमने स्पेशल क्लास रखी है, लगभग 11 बजे के आसपास हमने स्पेशल क्लास रखी है मॉर्निंग में, जिसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी, पीटी और मेंस की। ज्योग्राफी, पीटी और मेंस की हम चर्चा करेंगे और उस ज्योग्राफी, पीटी, मेंस में आंसर राइटिंग से लेकर हम बात करने वाले हैं पवनों पर, विंड पर। अगर हम बात करें तो इस समय बहुत सारे विद्यार्थियों के लगातार कॉल आ रहे हैं, जिन विद्यार्थियों को यूपीपीएससी का एग्जाम या फिर हम कहेंगे कि एमपीपीएससी का एग्जाम देना है और उन लोगों को रिवीजन करना है, तो मैं उन विद्यार्थियों को बता दूं कि अभी हमारे पास जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं वो इकोलॉजी एनवायरमेंट है, जनरल साइंस है, साइंस एंड टेक है और हमारा सी सेट कंप्लीट होने पर आ चुका है। जब तक कि सी सेट कंप्लीट हो रहा है, ज्योग्राफी में भी हम बहुत सारे कंसेप्चुअल बातें कर चुके हैं और इकोनॉमिक्स हमारा 7 दिसंबर से स्टार्ट होगा या 8 दिसंबर को हमारी फर्स्ट क्लास वहां पर होगी। तो जिन लोगों को एमपीपीएससी, यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस के साथ साथ यूपीएससी पर फोकस करना है, उन लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन है कि वो बहुत ही कम समय में कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए अगर वो सब्सक्राइब करते हैं तो वो 40,000 का है, लेकिन अगर एमके लाइव रिफर कोड आप यूज कर रहे हैं तो एमके लाइव रिफर कोड आपको ये सब्सक्रिप्शन ओनली 36,000 में अवेलेबल कराएगा। वैसे सब्सक्रिप्शन सभी टाइप के हैं आपके पास, लेकिन 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन इसलिए क्योंकि पीसीएस के एग्जाम तो कवर हो ही जाए, पर यूपीएससी हमारा जो मेन टारगेट है वो ना छूटे। हमारी क्लासेस केवल आपको तभी मिलेगी जब आप यूपीएससी को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी अगर आप एमके लाइव यूज करके सभी कोर्स लेना चाह रहे हैं, बाकी कोर्स लेना चाह रहे हैं तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन हमारी क्लासेस केवल यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पर मिलेगी। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपके अपने परिचय के लोग जो भी हैं या जो भी लाल लाली 2021 और 22 का टारगेट लेकर बैठे हैं, उन लोगों के लिए अभी भी बेस्ट चांस है कि वो बिल्कुल फाउंडेशन के रूप में हमारे साथ एक एक कोर्स को कवर करते चले। 2 साल के अंदर हमारा प्रॉमिस है कि आप बहुत आसानी से पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सीसेट और जीएस के लिए लगभग 77 से ज्यादा एजुकेटर्स हैं। आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी और कितनी बार भी वीडियो देखने की पूरी फ्रीडम आपको मिलती है। आइए शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी की, संसाधनों का संरक्षण। क्लास 10 के एनसीईआरटी संसाधनों का संरक्षण। बिल्कुल, संसाधनों का संरक्षण की अगर हम बात करें तो रिसोर्स का जो कंजर्वेशन है, हमने देखा था कि रिसोर्स का जो दोहन हो रहा है, लगातार संसाधन के निर्माण की दर उतनी नहीं है जितना कि उसका उपयोग या उसका दोहन किया जा रहा है।
तो संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं कौन सी ऐसी बातें जो आपको सीधा सवाल देगी। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग, अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। हम आप लोगों को एक बात बता दें कि कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर आप जो पहले जैसा पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाइए, तो मैंने एनसीईआरटी में कोई कटछट नहीं की है, एज इट इज एनसीईआरटी पूरा ले रहा हूं, लेकिन वो पूरा कंप्लीट पैराग्राफ अब मैं थोड़ा सा पॉइंट वाइज ब्रेक कर देता हूं ताकि आसानी जाए पढ़ने में। उदाहरणार्थ, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। पेटी भरने के लिए नहीं, इसे नोट करिएगा। ये वो पॉइंट है जो आपको कई जगह मदद करेगा। ये वो पॉइंट है जो आपको कई जगह मदद करेगा। आप नैतिक शास्त्र, एथिक्स में भी इसे याद रख सकते हैं, निबंध लिखने में भी आप इसे याद रख सकते हैं, और ज्योग्राफी के सवालों में, भूगोल के सवालों में तो ये संसाधनों के लिए, जब भी आपके जीवन में संसाधन की बात आए तो गांधी जी का यह कथन बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके आंसर को बहुत निखार देगा। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। हम हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान अवेलेबल करा सकते हैं। इस प्रकृति और पृथ्वी ने इतना संसाधन हमें दिया है कि हम हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने की ताकत रखते हैं, या ये प्रकृति हर व्यक्ति के आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है, लेकिन लालच किसी का भी वह पूरा नहीं कर सकती है। फिर वो व्यक्ति का हो, किसी जीव का हो, या फिर वह किसी समाज या देश का हो। मतलब पेट तो सबका भर सकता है, लेकिन किसी की पेटी भरने की ताकत इस प्रकृति में नहीं है। एक बेहतरीन वक्तव्य है जो आप कई जगह पर उपयोग कर सकते हैं। जहां पर भी संसाधनों के संरक्षण के लिए आपको लिखना हो, इस बात को याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा। काफी खूबसूरत वक्तव्य है जो आपके आंसर को खूबसूरत बना देगा। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार हैं। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। याद रखना, क्लब ऑफ रोम यह बड़ा फेमस क्लब है और इन्होंने वृद्धि की सीमाएं दी है। क्लब ऑफ रोम के अनुसार इस पृथ्वी का विनाश 200-300 वर्षों में तय है, क्योंकि क्लब ऑफ रोम ने ऐसे 5 सिद्धांत दिए हैं जो वो कहते हैं कि यदि आप कितना भी संसाधन बना दीजिए, लेकिन आने वाले समय में पतन इतनी तेजी से हो रहा है कि आप संसाधनों का निर्माण जिस दर से करोगे उससे 10 गुना दर से उसका विनाश होगा। क्लब ऑफ रोम के वृद्धि की सीमाएं, यह नाम याद रख लेना कई साइड में, वृद्धि की सीमाएं, क्लब ऑफ रोम वृद्धि की सीमाएं, और यह कहते हैं कि 200 से 300 वर्षों में पृथ्वी का विनाश तय है। फिर या तो प्रदूषण से हम लोग मर जाएंगे या संसाधनों की समाप्ति से। 1974 में शुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की थी। तो नाम याद रखिएगा, शुमेसर और स्माइल इज ब्यूटीफुल। यह सवाल एज इट इज फिर ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो शुमेसर, स्माइल इज ब्यूटीफुल। 1987 ब्रुकलेन आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। नोट करना इसे जरा। यह रिपोर्ट पूछी गई थी पिछले साल महाराष्ट्र के पीसीएस में कि ब्रुकलेन रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। तो ब्रुकलेन रिपोर्ट का शीर्षक था हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य ब्रुकलेन रिपोर्ट की शीर्षक था। और इस रिपोर्ट में ही पहली बार
सतत विकास को समझाया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझाया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास को समझाया गया था। तो सबसे पहला क्लब ऑफ रोम है जिसने संसाधन के संरक्षण की शुरुआत की। फिर शुमेसर स्माइल इज ब्यूटीफुल में इन्हीं बातों को समझाया। वैसे इन सबसे पहले गांधी जी ने भी अपनी बातों के रूप में इन बातों को समझाया था। और फिर 1987 में ब्रुकलिन आयोग आया था। यह ब्रुकलिन आयोग एक पर्यावरणीय आयोग था जो इस बात पर काम करने वाला था कि हमारा भविष्य कैसा होगा, और एक शीर्षक के बेस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर। और इस कॉमन फ्यूचर में उन्होंने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को समझाया और परिभाषित किया था। तो अगर सवाल पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार किसने परिभाषित किया था, तो ब्रुकलिन आयोग ने, ब्रुकलिन रिपोर्ट में, अवर कॉमन फ्यूचर में। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। नोट करना यह बड़ा खूबसूरत होगा। जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको लिखना हो तो दो बातें याद रहें। ब्रुकलिन रिपोर्ट 1987 और 1992 पृथ्वी सम्मेलन, क्योंकि 1987 की ब्रुकलिन रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को न केवल परिभाषित किया गया बल्कि समझाया गया कि यह है क्या। फिर 1992 में एजेंडा 21 के तहत हमने पूरे विश्व पर दबाव डाला कि अब आप जो भविष्य में विकास की राह लेंगे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, वह सतत विकास होगा। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में वृद्धि, विकास और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चाएं की थी। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से प्रस्तुत के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। तो सबसे पहले संरक्षण की बातचीत की गांधी जी ने। गांधी जी के बाद आप देख सकते हैं शुमेसर ने एक किताब दी। शुमेसर से पहले हम कह सकते हैं, शुमेसर से पहले हम कह सकते हैं क्लब ऑफ रोम ने। तो गांधी के बाद क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम 1968। 1968 के बाद शुमेसर 1974। 1987 ब्रुकलिन रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य, पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझाया गया। और उसके बाद आया 1992 जिसमें एजेंडा 21 प्रकाशित किया गया, जो पूरी तरह से किस विषय पर था? धारणीय विकास पर कंप्लीटली बेस्ड था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणीय विकास पर। तो गांधी जी, क्लब ऑफ रोम, शुमेसर, हमारा साझा भविष्य, ब्रुकलिन रिपोर्ट, एजेंडा 21, ये हमारे संसाधन संरक्षण के लिए अभी तक उठाए गए कदम हैं। अब इसमें हम एक एक संसाधन को समझ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम भू संसाधन की बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके की भूमि है। फिर इस भू संसाधन में हम मैदान पर आएंगे या मिट्टी पर आएंगे, और फिर मिट्टी का वर्गीकरण हम देखेंगे। तो आज की क्लास में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि मिट्टी पर जब हम चर्चा करेंगे तो सीधे सवाल आपको मिलते चले जाएंगे। हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। देखना, मैं आप लोगों पर बार बार एक और बात करता हूं कि आने वाले समय में हमें न केवल और केवल उत्पादन, मतलब कृषि उत्पादन को दोगुना करना पड़ेगा, बल्कि आने वाले समय में समस्या यह भी है कि भूमि सिकुड़ रही है। भूमि कैसे सिकुड़ रही है? आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए और अपने पेरेंट्स से पूछिए तो बताएंगे कि आज से 20 या 40 साल पहले इसके पड़ोस में जंगल होता था। इसका मतलब हमने भूमि के उपयोग में बदलाव किया है। जहां पहले कृषि वाली भूमि होती थी, अब वहां इमारतें खड़ी हो चुकी है, वहां सड़कें बन चुकी है, वहां पर उद्योग बन चुके हैं। तो आप सोचिए कि भविष्य में एक तो जनसंख्या बढ़ रही है,
हमारी खाने की आदतें बढ़ रही है। पहले एक सब्जी एक घर में बनती थी, अब 4 सब्जियां एक ही घर में बन रही हैं। तो हमारी जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ चुकी है। तो एक तो आप भूमि का एरिया सिकुड़ रहे हैं, दूसरा आपकी खाने की आदतें बढ़ रही हैं, तीसरा जनसंख्या बढ़ रही है, चौथा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, पांचवा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अगर संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ तो आने वाले विकट भविष्य में हम इस समस्याओं में घिर जाएंगे कि हम अपने आप के जीवन के अस्तित्व के लिए ही लड़ पाएंगे, न कि पोषण की प्राप्ति के लिए। तो एक भयानक भविष्य हो सकता है यदि आज भी मानव ने संसाधनों के दोहन और संसाधनों के उपयोग में विवेक पूर्णता प्रारंभ नहीं की। आप संसाधन खरीद सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, इसलिए शब्दों पर ध्यान देते चलिएगा। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर है। लगभग 43% याद रखिएगा मैदान, 30% पर पर्वत, 30% पर पर्वत। कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी भाग है। पठारी भाग है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पठारों में खनिज क्यों मिलते हैं, क्योंकि पठारों का निर्माण लावा से होता है। मतलब अगर हम बात करें तो 43% भारत में मैदानी भाग है, मैदानी भाग है। फिर वो गंगा का, ब्रह्मपुत्र का मैदान कह सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो 30% हिस्सा पर्वत का है, 30% हिस्सा पर्वत का है, पर्वतीय मृदा के रूप में भी हम उसे कह सकते हैं, और 27% पठार। तो आप लोगों को सीक्वेंस याद रखना है कि भारत में मैदानी क्षेत्र के बाद आता है पठारीय क्षेत्र और पठारीय क्षेत्र के बाद आता है पर्वतीय क्षेत्र। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। एज इट इज सीधा सवाल बन सकता है। ये भारत के लिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं पर्वत, मैदान और पठारीय प्रदेश का वर्गीकरण। भू उपयोग संसाधनों, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। एक तो वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब जिसका उपयोग हम कृषि के लिए नहीं कर सकते हैं, वो 2 प्रकार की है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि और गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि जैसे इमारत, सड़कें, उद्योग। यहां पर कृषि हो सकती है लेकिन यहां पर लोग रहने लग गए, सड़कें बन गई, उद्योग बन गए। तो वन और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि हम भू उपयोग की चर्चा कर रहे हैं। और तीसरा है पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि मतलब जहां पर कृषि संभव नहीं है, जैसे कि चारागाह, अन्य गोचर भूमि व विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, और कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई है। तो हम भू संसाधनों का उपयोग वन के रूप में, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के रूप में 2 प्रकार से, और पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। पड़ती भूमि, वर्तमान पड़ती भूमि, वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि, और आखिरी में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जहां पर केवल कृषि कार्य होगा, कृषि कार्य होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भूमि को हम 5 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। हम भूमि का उपयोग वन के लिए करते हैं, हम भूमि का उपयोग कृषि के अलावा अन्य के लिए करते हैं, कृषि के अलावा अन्य के लिए करते हैं। हम पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि का उपयोग करते हैं, कृषि अयोग्य भूमि, कृषि अयोग्य भूमि जो पड़ती नहीं है, और चौथी पड़ती भूमि जिसका उपयोग कृषि के लिए हो सकता है लेकिन अभी नहीं हो रहा है, और अंतिम में कृषि योग्य भूमि। तो हम कहेंगे कि वनों का या भू संसाधन का उपयोग वन के लिए, कृषि के लिए कॉमन है। कृषि के अलावा कृषि अयोग्य भूमि पड़ती है, थोड़ा समझिएगा क्योंकि ये जटिल है, थोड़ा कठिन है, इस पर सवाल बन सकते हैं। पड़ती भूमि आइए देखते हैं। अगर हम बात करें तो 1960, 61 और 2008-9 में बदलाव कितना हो गया जरा देखना।
ये वाला जो हिस्सा था 45% ये वनों का हिस्सा था, और 2008-9 में ये जो वनों का हिस्सा है इसमें बढ़ोतरी हुई है, इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो वनों का हिस्सा बढ़ गया है। फिर दूसरा जो हिस्सा है, अगर हम बात करेंगे, ये जो दूसरा हिस्सा है, जैसे कि पहला हिस्सा था पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन पहला वाला जो हिस्सा है, अगर हम बात करेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र पहले 45% था और अब लगभग 46% है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 1% की वृद्धि हुई है। फिर दूसरा है वन पहले 18% पर थे और अब लगभग 22% पर हैं, तो वनों में भी वृद्धि हुई है। जो बंजर भूमि थी पहले 12% थी, अब वो 8% हो गई है, मतलब हमने बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला है। फिर उसके बाद गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र, जो गैर कृषि के अंतर्गत क्षेत्र था वो बढ़ गया है, इसका मतलब उद्योग बढ़ गए हैं, सड़कें बढ़ गई है, इमारत बढ़ गए हैं। स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमियां, जो चारागाह हैं उसमें भी कमी आई है, चारागाह भी कम हो गए हैं। और विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो 1.5% से 1.11%, उसमें भी कमी आई है। फिर कृषि योग्य बंजर भूमि जो थी उसमें भी कमी आई है, और हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि की बात करें तो उसमें भी वृद्धि हुई है, उसमें भी कमी हुई है। और 3.73 आखिरी में वर्तमान पड़ती है, जो पहले 4.76 थी। तो हम ये कहेंगे कि हमने वृद्धि किसमें की है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है, और वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो पिछले 1960 से लेकर 2008-9 इन 50 वर्षों में हमारा कृषि क्षेत्र और वन क्षेत्र बढ़ा है, और हमने बाकी क्षेत्रों में कमी की है। फिर वो पड़ती भूमि हो, वर्तमान पड़ती हो, कृषि योग्य बंजर भूमि हो, या फिर हमने बाकी कार्यों में भी कहीं पर अगर चर्चा करें तो एक और जगह पर वृद्धि यहां जो दिख रही है वह गैर कृषि प्रयोजन के लिए, गैर कृषि प्रयोजन में भी वृद्धि है, गैर कृषि प्रयोजन में भी वृद्धि है। इसका मतलब उद्योग, सड़कों के लिए अब हमने वृद्धि कर दी है। भूमि का, तो भूमि का जो उपयोग बढ़ा है वो कृषि क्षेत्र में, वन क्षेत्र में और गैर कृषि प्रयोजन के क्षेत्रों में बढ़ा है, बाकी सब जगह कम हुआ है। तो इस 3 पॉइंट को याद रखना कि पिछले 50 वर्षों में नोट करना, कृषि क्षेत्र में, वन क्षेत्र में और गैर कृषि प्रयोजन वाले क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारत में भू उपयोग प्रारूप, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के संचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। शायद आप में से कई लोगों को ना पता हो, तो आप जो मैप बनाते हैं, आप जो भारत का मैप बनाते हैं, अगर आप भारत की ओरिजिनल मैप की तरफ ध्यान देंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और यहां पर जो हिस्सा है इस पर भी चीन का आधिपत्य है। तो भारत का जो ओरिजिनल मैप अगर हम बात करें, जो ओरिजिनल मैप है उसमें कुछ हिस्सा, उस पर हमारे पास कोई डाटा नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है और कुछ हिस्सा चीन के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया था चीन युद्ध में। तो हमारे पास कुछ डाटा नहीं है, 93% एरिया के डाटा हैं। स्थायी चारागाह के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है, वर्तमान पड़ती भूमि के अंतर्गत अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ है, और इन फसलों को उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। बस जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसे नोट करना। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर खेती हो सकती है।
मतलब भारत के 54 हिस्से पर हम कृषि कर सकते हैं। शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम पर, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। इसे भी नोट कर लेना, इसे भी नोट कर लेना कि जहां मैदानी भागों में 80% क्षेत्र पर हम कृषि कर सकते हैं पंजाब और हरियाणा में, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान में केवल 10% से भी कम क्षेत्र में कृषि होती है। क्या क्या पॉइंट याद रखना है? भारत में ज्यादा से ज्यादा 54% भूभाग पर कृषि हो सकती है, 54% भूभाग पर कृषि हो सकती है। मैदानी भागों में 80% भाग कृषि के लिए अनिवार्य कृषि योग्य है, और अरुणाचल जैसे कुछ राज्य भी हैं जहां 10% से कम भाग पर ही कृषि संभव हो सकती है, कृषि संभव हो सकती है। ये 3 पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। हमारे देश ने टारगेट तय किया है कि हमारे यहां पर वन हमेशा 1/3 हिस्से में या 33% हिस्से में वनों का हिस्सा रहेगा। यह कई बार पूछा जाता है कि भारत में वनों के लिए कितना क्षेत्रफल निश्चित या टारगेट किया गया है। भारत में कितना हिस्सा वनों के लिए टारगेट किया गया है? तो 33%। कई बार पूछा जाता है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। तो भू संसाधन में अब आपको क्या याद रखना है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले तो भू संसाधन का उपयोग आप 5 कार्यों के लिए कर सकते हैं। 2 कार्य सभी को पता है, वन और कृषि, पर 3 कार्य में याद रखना, पड़ती भूमि, गैर कृषि योग्य भूमि और पड़ती भूमि वो नहीं, या पड़ती भूमि के अलावा गैर कृषि कार्य वाली भूमि। फिर भू संसाधन में हमने ये देखना है यहां पर कि जो भू संसाधन है ये कितना प्रतिशत तक हमारे पास बदलाव आया है 1968 से 2008, मतलब पिछले 50 वर्षों में। तो वनों का क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि और गैर कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र बढ़ा है, बाकी सब क्षेत्र कम हुए हैं। भारत में 54% एरिया पर हम कृषि का उपयोग कर सकते हैं। फिर 80% तक पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि है, और अरुणाचल में केवल 10% से भी कम क्षेत्र पर भूमि होती है। फिर अरुणाचल हो, मिजोरम हो या अंडमान निकोबार हो, ये पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इनमें से लगभग 28% निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% जल अपरदित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। जरा समझिएगा, आंकड़े बड़े भयानक है। ये 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि खराब हो रही है भारत में, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि खराब हो रही है। और इस 13 करोड़ में सबसे ज्यादा हिस्सा जो 28% के बाद सबसे ज्यादा हिस्सा 56% भूमि जल अपरदित है। 56% भूमि जल के द्वारा अपरदित होकर नष्ट हो रही है, जल के द्वारा उसका इरोजन हो रहा है। तो भारत में अगर भूमि का सबसे ज्यादा कोई क्षरण का कारण है तो जल अपरदन, इस पॉइंट को नोट कर देना। भारत में भूमि क्षरण का सबसे बड़ा कारण है जल अपरदन, और उसके बाद है हम कह सकते हैं कि वनों की भूमि का निम्नीकरण,
वनों की भूमि का निम्नीकरण, और उसके बाद फिर अन्य कारक इसमें आते हैं, जैसे कि वनों में अम्लीयता, जैसे कि मृदा में अम्लीयता और क्षारीयता का आना, मृदा में अम्लीयता और क्षारीयता का आना। तो 56% हिस्सा जल अपर्दन से प्रभावित है। फिर वनों की भूमि पर वनों की कटाई भी कहीं ना कहीं वहां की मृदा को सीधा नुकसान पहुंचा रही है। अम्लीयता और क्षारीयता, बहुत अधिक पेस्टिसाइड का उपयोग करने के कारण, कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। तो वनोन्मूलन और अति पशुचारण शब्द याद रखना, ज्यादा पशुओं का चारण करना भी भूमि के लिए खराब होता है। खनन, ये वो कारण है जो भूमि के निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है, पर सबसे मुख्य कारण है जल अपरदन। अगर पूछा जाए कि भारत में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो जल अपरदन भारत में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है जल अपरदन। तो 56% जल अपरदित क्षेत्र है, 28% वनों का निम्नीकृत क्षेत्र है, लवणीय और क्षारीय मृदा लगभग 6% है, और वायु द्वारा अपरदन लगभग 10%। तो हम ये कह सकते हैं कि जल अपरदन सबसे ज्यादा, उसके बाद वन निम्नीकरण, वनों का कटाव, उसके बाद हम कह सकते हैं कि वायु अपरदन, और सबसे कम है अम्लीयता और क्षारीयता मृदा का होना, अम्लीयता और क्षारीयता का मृदा में आना, जिसे हम कह सकते हैं कि लवणता का विकास। तो कहीं ना कहीं यह बंजर भूमि 2000 का आंकड़ा है, जो इसके आधार पर यह बात समझाई जा रही है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। आप देख लीजिए, खनन के लिए भी, खनन के कारण हम कहेंगे कि अति पशुचारण के कारण और अति सिंचाई के कारण इन राज्यों में नुकसान हो रहा है। नोट कर लेना, सीधा अगर मैं एग्जामिनर बनूं तो मैं जोड़ी बनाने का सवाल दे सकता हूं। खनन के कारण भूमि निम्नीकरण, हम कहेंगे अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण, और अति सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण। और उसमें डाल दूं मैं, एक में झारखंड, एक में राजस्थान और दूसरे में हरियाणा। तो शायद इसमें से कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान भी। तो एक बढ़िया सवाल बन सकता है कि खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण बन रही है। तो पशुचारण, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, ये सभी वो कारक हैं जो भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। भारत में अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतांत भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। याद रखना, यह बहुत बड़ा और खूबसूरत सवाल बन सकता है कि वायुमंडल में जो धूल कण है, यदि उन्हें भूमि पर लाया जाए, वायुमंडल में जो धूल कण है, यदि उन्हें भूमि पर लाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उनके जल सोखने की क्षमता कम हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा है, और उद्योगों के कारण भूमि का भी क्षरण हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाया फिर कैसे जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि भारत के लगभग सभी राज्य में किसी न किसी कारण से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। फिर वो अधिक सिंचाई हो सकती है, फिर वो अधिक पशुचारण हो सकता है, वनों का निम्नीकरण हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खनिजों का दोहन हो सकता है।
तो वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसे कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट, मतलब जहां जहां पर भी क्षरण हो रहा है वहां पर पेड़ों का एक कतार लगा दीजिए। पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि के कटाव की रोकथाम की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं भारत के सॉइल की। एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, लेकिन अब यहां से जो आपका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है ये मेंस और पीटी के नजर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस और पीटी के नजर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मिल गया जवाब। मृदा कैसी है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन नाम दे रहा है यूपीएससी को, याद रखिएगा। यूपीएससी कई बार इस सवाल को पूछ चुकी है कि निम्न में से कौन से नवीकरणीय योग्य संसाधन है, और उसमें मृदा कई बार डाल देती है। तो कंफ्यूजन अगर आप गूगल भी करोगे तो क्रिएट हो सकता है। एनसीईआरटी ने नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन माना है, तो इसे याद रखना है। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मतलब मृदा का निर्माण बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। तो नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन और कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शेल अथवा संस्तर शेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनती है। तो मृदा को अगर मैं परिभाषित करूं तो मृदा को हम नाम दे सकते हैं जैव, और अजैव का उभयनिष्ठ हिस्सा मृदा कहलाएगा। मृदा के निर्माण की 3 प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहली भौतिक प्रक्रिया है, उसके बाद रासायनिक प्रक्रिया होती है, और उसके बाद फिर जैविक प्रक्रिया होती है। भौतिक प्रक्रिया का मतलब समझना। मान लो कि बहुत बड़ा पत्थर है, उसे हमें मृदा में बदलना है, तो हम अगर उसे ना करके प्रकृति उसे करेगी तो उस पत्थर का क्या होगा? ग्रीष्म काल के समय उस पत्थर का प्रसार होगा, क्योंकि गर्म होने के कारण वह उसका तापमान बढ़ेगा, और शीतकाल के समय वो संकुचित होगा। अब कल्पना करो कि ये पत्थर पिछले 1000 वर्ष से ऐसा कर रहा है और ऊपर से वर्षा उस पर हो गई, तो अब वो पत्थर कई भागों में टूट जाएगा। तो बड़े भागों का छोटे भागों में टूटना भौतिक प्रक्रिया कहलाएगा। अब उसके अंदर पानी घुलेगा, तो पानी उसके अंदर घुलकर बहुत सारे रासायनिक यौगिकों को अपने साथ बहा ले जाएगा, कुछ रासायनिक यौगिकों को वही रहने देगा। तो अब वहां पर एक रासायनिक प्रक्रिया होगी जो पानी के द्वारा या ऑक्सीजन के द्वारा या वायुमंडल की गैसों के द्वारा पूर्ण होगी, और फिर उस टुकड़ों में कोई जीव जंतु मर जाएंगे, कोई पौधों की पत्तियां गिरकर सूख जाएगी, तब जाकर वह जो जैविक पदार्थ उसमें जुड़ेगा जिसे ह्यूमस कहेंगे, जैविक पदार्थ जो जुड़ेगा उसे ह्यूमस कहेंगे, तब जाकर मृदा का निर्माण होगा। तो मृदा 3 पदों से होकर गुजरती है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक प्रक्रिया का मतलब हुआ कि बड़े चीजों का छोटे में बदलना। रासायनिक का मतलब हुआ पानी के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, वायुमंडलीय गैसों के द्वारा कुछ नए तत्वों का निर्माण होना। और जैविक का मतलब हुआ कि उसमें ह्यूमस का निर्माण होना। तो मृदा के बारे में क्या क्या याद रखोगे? नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम से होकर मृदा बनती है। जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिलकर मृदा का निर्माण होता है। यह मृदा का सामान्य सा वर्गीकरण है। हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्लास 11 की क्लास या 12 क्लास को पढ़ेंगे। A00, A0,
A1, B1, B2, C, D, E इसकी जो परतें होती हैं हम उसे पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी इतना ही याद रख लीजिएगा। अभी तो केवल इतना याद रखेगा कि ऊपरी संस्तर की मृदा वही सबसे महत्वपूर्ण मृदा है हमारे फसलों के लिए। उसके नीचे वाली जो मृदा होती है वहां पर पौधों की जड़ें पहुंच पाती हैं, उसके नीचे बड़े पेड़ पौधों की जड़ें पहुंच पाती है और यहां तक कुछ भी नहीं पहुंच पाता है। तो बड़े पेड़ पौधों की जड़ें भी इस लेयर तक जाती है। इसे नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृति, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। अब हम बात कर रहे हैं मृदाओं का वर्गीकरण, और यह मैप अपने नोट्स में सभी को बनाना है, क्योंकि यह इतना खूबसूरत मैप है कि शायद यह आपको कहीं और ना मिले, शायद यह आपको कहीं ना मिले। इसे भी ध्यान दीजिएगा। जो सवाल है कि क्या नवीकरण का मतलब कभी खत्म नहीं होना है, तो नहीं। नवीकरण का मतलब यह है कि हम उसको पुनर्प्राप्त करा सकते हैं, हम उसके अंदर की उर्वरक क्षमता का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। पर नवीकरण का मतलब यह नहीं होता है कि वह कभी खत्म नहीं होगा। नवीकरण का मतलब है हम उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पर्वतीय और वन वाली मृदा, तो मुझे लगता है कि यह तो सभी को पता होगी, ये वाली तो बिल्कुल सभी को पता होगी। पर्वतीय और वन वाली मृदा कहां मिलेगी? जहां पर पर्वत होंगे, तो इसे तो रटना है ही नहीं। तो ये तो कभी भी आप अपना मैप खुद बनाओगे मर्जी से भी, तो ये लाइन याद रखना। और कैसे याद रखोगे? ये देखना, मैं इसे ऐसे याद रखता हूं कि जहां से हमारा जो मैप है, जहां से हमारा जो मैप मुड़ता है, तो ये जो उत्तराखंड है, इस लाइन तक की मृदा को हम नाम देंगे पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय के बाद दूसरी जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा तो पूरे के पूरे मैदानी भाग में मिलेगी। जलोढ़ मृदा पूरे के पूरे मैदानी भाग में मिलेगी। जलोढ़ मृदा पूरे के पूरे मैदानी भाग में मिलेगी। ये जलोढ़ मृदा है जो गंगा का मैदान, जो गंगा के मैदानी हिस्सों में मिलेगी। साथ ही साथ यहां पर जो पूर्वी घाट है, उसके बाद भी तो पूर्वी मैदानी भाग था। यहां पर जो मृदा मिलेगी वो कहलाएगी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में बहुत बड़ा क्षेत्र या सबसे बड़ा क्षेत्र जलोढ़ मृदा का ही है। उसके बाद लाल और पीली मृदा। लाल और पीली को मैंने याद नहीं रखा है, मैंने याद रखा है काली मृदा को। तो काली मृदा को अगर आप लोगों को पता होगा कि दक्कन का जो पठार है वो काली मृदा से मिलकर बना है, इतना कुछ डिजाइन में न भी याद रहे तो एक मोटे तौर पर यहां पर बना दिया काली मृदा। तो ये जो बीच वाला जितना हिस्सा बच गया, हम ये मान लेंगे कि वो लाल और पीली मृदा है। फिर उसके बाद लेटेराइट मृदा, ये बड़ी विशेष मृदा, ये पूछा जाता है। लेटेराइट मृदा मिलती है भारत में जहां पर उच्च ताप और उच्च वर्षा होती है। उच्च ताप और उच्च वर्षा होती है, जैसे कि मेघालय में भी जहां पर भी उच्च ताप और उच्च वर्षा होती है वहां लेटेराइट मृदा। उसके बाद है शुष्क मृदा। शुष्क मृदा मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा शुष्कता हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा शुष्कता हो, वह कहलाएगी शुष्क मृदा। शुष्क मृदा। तो मुझे लगता है कि अगर आप मैप को अगर एक बार भी थोड़ा सा दिमाग से बना सके तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। मृदा वाला मैप मैं आप लोगों को अपने हाथों से बनाकर दिखा दे रहा हूं, अपने हाथों से बनाकर दिखा दे रहा हूं। इसे आप लोग अगर याद रखना चाहेंगे तो इसे आप लोग ऐसे याद रखिएगा। इसे आप लोग बस इस तरीके से याद रख लीजिएगा। तो देखना किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखना ये वाला हिस्सा आप डाल देंगे कि वह ब्लैक सॉइल के लिए है। यहां तक की लाइन आप बना देंगे कि वह पर्वतीय मृदा है, पर्वतीय मृदा है, पर्वतीय मृदा है। इस वाली इतनी लाइन को आप बता देंगे कि शुष्क मृदा है, जैसलमेर। यहां पर इसके बाद आप यहां पर बना देंगे
यहां से लेकर यहां तक की ये कंप्लीट मृदा आप डाल देंगे जलोढ़ मृदा में, जलोढ़ मृदा में, और बीच में लिख देंगे काली मृदा, सॉरी लाल व पीली मृदा, लाल और पीली मृदा, ये काली मृदा बन गई। और यहां पर आप डाल देंगे लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल जहां पर उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है। तो जब भी मृदा का डायग्राम बनाना हो, मृदा का मैप बनाना हो, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये वाला हिस्सा जरूर याद रखिएगा, ये वाला हिस्सा रटा होना चाहिए, ये वाला हिस्सा रटा होना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा बहुत यहां पर एक पतली परत छोड़ सकते हैं जलोढ़ मृदा के रूप में, जलोढ़ मृदा के रूप में एक पतली परत छोड़ सकते हैं। तो आप लोगों को पर्वतीय मृदा रटनी नहीं है, काली मृदा रटनी नहीं है, जलोढ़ मृदा आपको पता है, तो शुष्क तो आपको पता है कि पश्चिम में जाएगी, और जो लाल पीली मृदा है वो बचे हुए जितना भी हिस्सा होगा वह लाल पीली मृदा से लिख देना, वह लाल पीली मृदा से लिख देना, लाल और पीली मृदा से लिख देना। तो आप लोगों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो याद रखना, इस मैप से केवल अपना एक आइडिया ले लेते हैं, लेकिन जब हमें मृदा का, मान लो मैंने आपको मेंस का सवाल दिया कि भारत में मिलने वाली विभिन्न मृदाओं का संक्षिप्त विवरण और उनका महत्व बताइए, तो निश्चित ही आपको एक मैप देना पड़ेगा। तो मैप इतना सुंदर बनाएंगे नहीं हम लोग, इतना टाइम नहीं होता है ज्योग्राफी के मेंस के आंसर राइटिंग में, तो हम कुछ इस तरीके से मैप को देकर उसे कवर कर लेते हैं, इस तरीके से हम उसे पूरा कर लेते हैं। आइए सबसे पहली मृदा पढ़ रहे हैं जलोढ़ मृदा, सबसे पहली मृदा पढ़ रहे हैं जलोढ़ मृदा, बहुत ही महत्वपूर्ण है जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई और देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारों के द्वारा मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भागों में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। ऐसी मृदा पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। हरिद्वार, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हरिद्वार, ये चो शब्द कहा जाता है जो नदी का निचला हिस्सा होता है। तराई, तराई आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, आमतौर पर पाया जाता है। कणों के आकार के घटाओं या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। जैसे कि पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। याद करिए पिछले 9 क्लास की एनसीईआरटी, बांगर और खादर याद करिए। मैंने बताया था आपको, सबसे पहले भाबर, भाबर के बाद तराई, फिर था बांगर और फिर था खादर। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों, दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि होती है और यहां जनसंख्या घनत्व भी अधिक मिलता है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब देखना, मान लेते हैं कि मुझे इसका वर्णन करना है, तो मैं रटूंगा नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक बार पढ़ा और केवल एक बार पढ़ने के बाद ही मैं अब इस पर पूरी तरह से 100 शब्दों का एक आंसर लिख सकता हूं। सबसे पहला, भारत में जलोढ़ मृदा एक महत्वपूर्ण मृदा है जो लगभग भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर मिलता है। इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाले 3 नदी तंत्रों के द्वारा हुआ है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों को ही हम जलोढ़ मृदा के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ऐसा जलोढ़ जो प्रतिवर्ष नया होता है खादर जलोढ़ कहलाता है। यहां पर मृदा के कण छोटे होते हैं और इसकी उत्पादकता ज्यादा होती है। पुराना जलोढ़ जहां पर कभी बाढ़ का पानी पहुंचता है, ऐसे जलोढ़ को बांगर कहा जाता है और वहां पर मृदा के कणों का आकार बड़ा होता है।
इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है क्योंकि इसमें उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जनसंख्या घनत्व भी इस क्षेत्र में अधिक होता है। इस कृषि या इस मृदा पर गन्ना, चावल या गेहूं की फसल को प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः इसमें फास्फोरस और पोटेशियम चूना युक्त पर्याप्त मात्रा में होता है। इस मृदा में जहां पर सूखा क्षेत्र होता है, क्षारीयता के गुण आ जाते हैं, जिसको यदि हम सुधार दे तो यहां पर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इस मृदा का मुख्य क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा गुजरात और राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में संकीर्ण पट्टी के रूप में मिलता है। यह क्षेत्र पूर्वी मैदानी भागों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा के द्वारा भी जलोढ़ मृदाओं का निर्माण होता है। क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूं, आंसर कैसे बनाते हैं, केवल मैप बना दिया मैंने और मैं खुद लिख दूंगा। 5 पॉइंट रटे पड़े हैं। पहला, सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा मात्रा में उत्तरी मैदानों में, उत्तरी भाग में। दूसरा, जलोढ़ है तो नदियों के द्वारा लाई गई होगी। तीसरा, हम कहेंगे कि गहन कृषि होती है, बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है। चौथा, इसका जो क्षेत्र होता है भारत में गुजरात, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में पूर्वी मैदानी भागों में ये मिलती है। अगर हम इसमें बात करें तो जलोढ़ मृदा पर जितना चाहो उतना लिखवा लो, 100 शब्दों का एक बढ़िया आंसर आप लिख सकते हो। आप लोग अगर मेरी ये बात समझ पा रहे हो तो बहुत इजीली आप कवर कर पाएंगे। विष्णु, केवल YouTube पर ऐसी क्लास चलती है, अनअकैडमी प्लस पर इससे ज्यादा बेटर और इससे ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी वाली क्लास होती है। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए डिटेल वीडियो डेली तो मेरे लाल प्लस सब्सक्रिप्शन में सारी जानकारी दे रहे हैं। प्लस पर स्लाइड से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल। तो अगर हम एक सिंपल सी बात करें, अगर आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो, जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं, आप लोग रटिए नहीं, आप लोग ये थ्योरी या थिंकिंग डेवलप करिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये मेंस का है कि जलोढ़ मृदा के बारे में अब इस पर जो ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे वो भी पढ़ लिया। बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ को। खादर किसे कहते हैं? नई जलोढ़ को। भारत के किन राज्यों में इसका विस्तार है? किन नदियों के द्वारा, किन हिमालय नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है? इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल भी बने, सब्जेक्टिव भी बन जाए तो हम बड़े आसानी से इन्हें बता सकते हैं। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो जलोढ़ मृदा के बारे में हम सारी बातें एक बार ही लिख कर या एक बार ही अच्छी तरह से समझकर पढ़ सकते हैं। कणों का आकार बढ़ता जाएगा, नदी से दूर जाएंगे तो इन मैदानों में द्वार, चोर, तराई जैसे क्षेत्र भी मिलते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा मिलती है बांगर में, और अगर हम बात करें तो सूखे क्षेत्र की मृदाओं में क्षारीयता ज्यादा आ जाती है। अब हम बात कर रहे हैं काली मृदा, ब्लैक सॉइल। काली मृदा का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। इसे रेगर मृदा भी कहते हैं या इसे कपासी मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा बनने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। काली मृदा कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इस प्रकार की मृदा दक्कन के पठार के क्षेत्र उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है। लावा जनक शैलों से बनी, मतलब बेसाल्ट से मिलकर बना है, इसलिए धातु की अधिकता मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अथवा मृतिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत नमी धारण कर सकती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह की वायु मिश्रण हो जाती है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने के पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है।
अब देखना, मान लो कि मुझे इसी को बताना है, इसी का वर्णन करना है, तो सबसे पहले अगर मैं इसी का वर्णन करना चाहूंगा तो काली मृदा, इसे रेगर मृदा या कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इस मृदा पर कपास की फसल के लिए आवश्यक तत्व काफी बेहतर और जलवायु कपास की फसल के अनुकूल होती है। इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के द्वारा या दक्कन के पठार पर हुआ है। इसका जो मुख्य क्षेत्र है वह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का उच्च भूमि वाला क्षेत्र, गुजरात का कुछ पश्चिमी दक्षिणी भाग तथा यह कृष्णा और गोदावरी घाटी तक मिलती है। इस मृदा में फास्फोरस की कमी मिलती है, बाकी इसमें पोटेशियम और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है। इस मृदा में आर्द्रता धारण करने की क्षमता बहुत बेहतर होती है और यह मृदा गीली होने के बाद बहुत चिपचिपी हो जाती है। इस कारण से यहां पर जुताई वर्षा के पश्चात संभव नहीं होती है। जब यह मृदा सूख जाती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं और बड़ी बड़ी दरारों के कारण वायु का मिश्रण इसमें काफी बेहतर होता है। इस मृदा की जो विशेषता या रंग है जो इसके मूल चट्टानों के कारण आया है। अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक बार अगर आप ध्यान से समझ लें तो आप लोगों को यह आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से लोग बहुत ही कम समय में चीजों को याद कर लेते हैं, बहुत ही कम समय में चीजों को याद कर लेते हैं। तो आप लोगों को शायद काली मृदा, रेगर मृदा, कपासी मृदा के नाम से, फिर उसके बाद हमने चर्चा की कि कहां तक मिलती हैं, बेसाल्ट से मिलकर बनी है, नमी धारण करने की क्षमता अधिक है, महीन कण अर्थात मृतिका से बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश अच्छा होता है लेकिन फास्फोरस कम होता है। अगर हम बात करें तो इसमें वायु मिश्रण अच्छी होती है क्योंकि दरारें पड़ जाती हैं, गीली होने पर मृदाएं चिपचिपी होती है तो जोतना मुश्किल होता है, इसलिए जुताई मानसून प्रारंभ होने के पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। आप लोग तरीके पर गौर करिए कि किस तरीके से कोई व्यक्ति एक बार पढ़कर चीजों को याद कर लेता है। उसके लिए केवल आप लोगों को इतना समझना है कि मैप बना दीजिए, डायग्राम बना दीजिए। मैप या डायग्राम बना देने से बहुत सारी बातें उस मैप से ही हम निकाल देते हैं। फिर कुछ विशेष बातें थी जैसे रेगर, कपास की विशेषता, या फिर अगर हम बात करें चिपचिपा होना, सूखने पर दरारों का पड़ना, यही तो 4-5 बातें याद रखनी है, क्योंकि जो जितनी बाकी बातें हैं वो तो मैप में दिख जाएगी। और इसीलिए मैं ज्योग्राफी में कई बार केवल मैप याद करके ही सारी चीजों का वर्णन करना जानता हूं। और इतनी बातें आप बता रहे हैं कि आसानी से अगर 10 नंबर का भी प्रश्न है तो एग्जामिनर को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको 6 से 7 नंबर मिलने चाहिए। बिल्कुल 12वीं तक की एनसीईआरटी तो हम कवर कराएंगे ही, 12वीं तक की एनसीईआरटी तो कवर कराएंगे ही। 9 क्लास का जो लास्ट चैप्टर है कमलेश, वो जनगणना है और जनगणना में ही हमने क्लास 9 के लिए भी सारी जानकारी डाल दी है। बिल्कुल मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिस्ट्री का मूड है हमारा, लेकिन रजनीश सर अभी हिस्ट्री के लिए आने वाले हैं। जल्द ही हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू होगी, उससे घबराइए नहीं। हिस्ट्री की क्लासेस जल्द ही कंटिन्यू होने वाली हैं, तो उसका कोई तनाव मत रखिए। तो अभी ये मृदाओं में हमने जो बात की है, जलोढ़ मृदा और हमने काली मृदा का वर्णन किया है। कभी भी आप लोग याद रखिएगा कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, ये और पर्वतीय मृदा, इनके बारे में ही चर्चाएं होगी। प्लस पर हमारा डेली 2 घंटे का क्लास होता है शाम को 5:30 से 7:30 में। पीडीएफ अपडेट कर देंगे, पीडीएफ को डलवा देंगे। वाटर ज्यादा टाइम तक रहता है, राकेश सबसे ज्यादा काली मृदा में ही। जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के कंप्लीट करने के लिए राम जी अभी टाइम लगेगा। उत्तर लेखन, बिल्कुल उत्तर लेखन पर भी हम चर्चाएं करेंगे, लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करो, आप लोग उस पर ज्यादा फोकस करो। हिस्ट्री की क्लास जल्दी शुरू होगी। तो आप लोगों को अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में
लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा के बाद मरुस्थलीय मृदा, और मरुस्थलीय मृदा के बाद वन मृदा, और फिर हम चर्चा करेंगे इसमें बाकी चीजों की। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, क्लास 10 की एनसीईआरटी मेंस के नजर से अभी तक कोई भी एनसीईआरटी नहीं थी जो इतनी इंपॉर्टेंट थी। जैसे क्लास 9 की एनसीईआरटी पीटी के नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे क्लास 10 की एनसीईआरटी मेंस के नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल आपको हमेशा क्लास 10 की एनसीईआरटी से मेंस में मिलेगा, सीधा सवाल आपको एनसीईआरटी में क्लास 10 की एनसीईआरटी से मिलेगा। टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव के नाम से ही है। आर्ट एंड कल्चर भी जल्द ही होगा। अभी तो हम ज्योग्राफी को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही बाकी किसी विषय को उठाएंगे। और हो सकता है कि शनिवार या फिर गुरुवार को ही एक और मैपिंग का क्लास हम रख देंगे, या ज्योग्राफी में ही मैपिंग का क्लास हम रखेंगे। शनिवार या गुरुवार को ही एक और मैपिंग का क्लास। नमी सबसे ज्यादा, नेहा नमी सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल में हम कहेंगे जो लंबे समय तक रहती है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन तो आप लोग परचेज करके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। उम्मीद है अमन कि जनवरी तक एनसीईआरटी या फरवरी तक एनसीईआरटी खत्म हो जानी चाहिए। एनसीईआरटी फरवरी तक खत्म हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। आज शाम को फिर से हम बात करेंगे ओजोन डिप्लेशन से आगे की, तो हम शाम को फिर मुलाकात करेंगे। बाय, गुड डे।